नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की, जिसकी शुरुआत भारत में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की। होम रूल मूल रूप से आयरलैंड का एक शब्द है। वहां पर होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आयरिश नेता आयर रेडमांड ने की थी। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, अर्थात आयरलैंड की महिला थी। उन्होंने उनका प्रभाव बहुत करीब से देखा था। वो भारत की पूरी आज़ादी के खिलाफ थी, क्योंकि उनका मानना था कि भारत अभी तक उस अवस्था में नहीं पहुंचा है कि पूरे शासन की बागडोर संभाल सके। इसलिए इससे संबंधित सिद्धांतों और नियमों का प्रचार प्रसार 1914 से ही उन्होंने आरंभ कर दिया था। अपने पत्रों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से। चूंकि 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस के दरवाजे गरम दल के नेताओं के लिए बंद हो गए थे, और चूंकि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल इत्यादि ये लोग गरम दल से संबंधित थे, तो इनके दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस भी विभाजित होने के बाद कहीं न कहीं अभी तक निष्क्रिय हो चुकी थी 1907 के सूरत अधिवेशन में हुए विभाजन के बाद। तो स्वतंत्रता संग्राम की गति धीमी पड़ गई थी, जिसको गति प्रदान करना अनिवार्य हो गया था। होम रूल लीग आंदोलन उसी गति को बढ़ाने का एक प्रयास था। सबसे पहले एनी बेसेंट के मन में यह विचार आया, उन्होंने तिलक से बात की, विचार विमर्श किया, और अंततोगत्वा दोनों इस निर्णय पर पहुंचे कि भारत में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाना चाहिए। इस दिशा में इन दोनों ने मिलकर पहला कदम 1916 ईस्वी के मार्च माह में बढ़ाया, जब तिलक ने 1916 के मार्च माह में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। इसके अध्यक्ष बैप्टिस्टा थे। ज्ञातव्य हो कि तिलक के द्वारा चलाए गए आंदोलन को होम रूल लीग आंदोलन कहा जाता है, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा चलाए गए आंदोलन को अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन कहा जाता है। अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन कहा गया। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिलक महोदय के द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग आंदोलन की। तिलक ने सबसे पहले मार्च 1916 में इसकी शुरुआत की। अध्यक्ष बैप्टिस्टा थे, सचिव केलकर थे। ये वही केलकर हैं जिनके सहयोग से उन्होंने केसरी पत्रिका निकाली थी। इनका कार्य क्षेत्र कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत और बंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र था। कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत और बंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र था।
केसरी के माध्यम से इन्होंने इन क्षेत्रों में इस आंदोलन को हवा दी और प्रचार प्रसार किया। 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नासिक में उन्होंने इसकी वर्षगांठ मनाई। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपने प्रसिद्ध वक्तव्य को दिया कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इनका कहना था कि स्वराज, इन्होंने स्वराज शब्द का भी स्पष्टीकरण किया। इनका कहना था कि स्वराज मतलब अपना राज्य, ये एक ऐसी व्यवस्था का सृजन करना चाहते थे। इस शब्द की परिभाषा के अनुसार ऐसी व्यवस्था का सृजन करना चाह रहे थे जो ब्रिटिश सरकार की नौकरशाही से मुक्त होकर यहां के निवासियों अर्थात भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। इसी व्यवस्था को इन्होंने स्वराज शब्द से संबोधित किया। तिलक के द्वारा जिन क्षेत्रों में इस आंदोलन को चलाया गया, उनको छोड़कर शेष भारत में इस आंदोलन को चलाए जाने का उत्तरदायित्व एनी बेसेंट को सौंपा गया। एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन कहलाया। अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन कहलाया। इसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। अखिल भारतीय होम रूल लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थीं। तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू इत्यादि प्रमुख राष्ट्रवादी नेता इस आंदोलन से प्रभावित होकर इस आंदोलन से जुड़े। अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन से, जो कि एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा के साथ साथ एक नई हवा दी। इस आंदोलन ने गरम दल का प्रभुत्व कहीं न कहीं देश में बढ़ा दिया। इस आंदोलन ने कहीं न कहीं उदारवादियों की नीतियों को निष्प्रभावी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थे इस आंदोलन के प्रमुख परिणाम। गरम दल के नेताओं का प्रभाव बढ़ गया, उदारवादियों की नीतियां निष्प्रभावी हो गईं और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई हवा और एक नई दिशा मिल गई। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन के दमन के लिए, इस आंदोलन का दमन करने के उद्देश्य से एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया। 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता कुछ कर पाते, इससे पहले ही इनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। इनका कद एनी बेसेंट का इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 1917 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इनको सौंपी गई। चूंकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय हो चुका था, इस आंदोलन ने नरम दल को निष्प्रभावी कर दिया। अब
कांग्रेस का नेतृत्व कहीं न कहीं गरम दल के हाथों में आ चुका था और एनी बेसेंट को इस आंदोलन ने मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से हमें देखने को मिला जब 1917 में इनको अध्यक्ष बनाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। यह पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में जो इन्होंने कहा उसके लिए भी इनको आज भी याद किया जाता है। इन्होंने कहा था कि भारत अनुनय विनय के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अंग्रेजी सरकार को कहीं न कहीं इनकी मांगों को पूरा करना ही होगा, इनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। परिणाम भी निकला इस अध्यक्षीय भाषण का। 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 को अधिनियमित किया गया था। चूंकि इसमें उत्तरदायी शासन की व्याख्या की गई थी तो एनी बेसेंट भ्रम में आ गई और तिलक कि उत्तरदायी शासन की शायद इनकी मांगों को अंग्रेजी सरकार ने मान लिया है और इसी भ्रम में आकर इन लोगों ने 1917 में लगभग 1 वर्षों के बाद इस आंदोलन को बंद कर दिया। इस आंदोलन को बंद तो कर दिया गया लेकिन इसने जो छाप छोड़ी उसका महत्व बहुत ज्यादा था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गति को बढ़ा दिया, एक नई दिशा दे दी। इस प्रकार होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।